बच्चों कक्षा 11 भारत भौतिक पर्यावरण, इस बुक के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है जलवायु। इस चैप्टर का बच्चों आज हम भाग करेंगे 4 जिसका नाम है भारत में वार्षिक ऋतु चक्र। भारत में वार्षिक ऋतु चक्र किस प्रकार से होते हैं इसको हम देखेंगे बच्चों। इसके साथ में यह भी देखेंगे हम कि इन वार्षिक जो ऋतु चक्र हैं, इन ऋतुओं के अंदर अलग अलग मौसम पाए जाते हैं, उनके अंदर किस प्रकार से तापमान, दाब, वर्षा आदि जलवायविक परिघटनाएं घटित होती है। तो बच्चों तैयार हो जाइए भाग 4 करने के लिए। ऋतुओं की लय। बच्चों हम जानते हैं कि भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग ऋतुएं पाई जाती हैं और यदि भारतीय कैलेंडर की हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर 6 ऋतुएं पाई जाती है जिसका भी अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन यदि हम वैसे बात करें मोटे मोटे तौर पर भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं हमें मिलती है। सर्दियों की, गर्मियों की और मानसून की, अर्थात आते हुए मानसून की जिसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, और चौथी है लौटते हुए मानसून की। 4 प्रकार की ऋतुएं यहाँ पर मुख्यतः देखी जाती है। ठीक है, तो भारत की जलवायवीय दशाओं को उसके वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटते हैं। पहला है शीत ऋतु, दूसरा है बच्चों ग्रीष्म ऋतु, तीसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु अर्थात जब मानसून आ रहा होता है भारत में वह समय, और चौथा है मानसून के निवर्तन की ऋतु अर्थात मानसून जब लौट रहा होता है उस समय। तो 4 प्रकार की प्रमुख ऋतुएं यहाँ पर देखी जा सकती है। इसी में पहली जो ऋतु है वो है शीत ऋतु। बच्चों हम जानते हैं कि भारत में जो शीत ऋतु की जो स्थिति है वो लगभग बच्चों नवंबर से मार्च के मध्य में रहती है, और इस समय भारत में शीत ऋतु की प्रधानता रहती है, तापमान कम रहता है, और यह भी देखा जाता है कि यहाँ पर वर्षा अमूमन कम मात्रा में मिलती है, और जो कुछ वर्षा हमें प्राप्त होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के रूप में हमें उत्तरी भारत में प्राप्त होती है। साथ ही कुछ मात्रा में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में भी जाते हुए मानसून के रूप में हमें वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन यदि शीत ऋतु की बात करें हम तो यहाँ का जो तापमान है आमतौर पर उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होती है, और उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। हम सब जानते हैं बच्चों कि जनवरी विशेष रूप से 15 जनवरी के आसपास का जो समय होता है वो सर्वाधिक ठंडा रहता है। यहाँ पर तापमान सर्वाधिक न्यूनतम इस समय पाया जाता है। ठीक है, इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। 21 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रहता है कहाँ पर? उत्तरी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में। अब हमने यहाँ पर बच्चों उत्तरी भारत के क्षेत्र बात क्यों करी, पूरे भारत की बात क्यों नहीं करी, इसके बारे में हम देखेंगे कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है विशेषकर बच्चों वो तटीय स्थिति में है। ठीक है, और यह समुद्रों की समकारी जो प्रभाव है अर्थात समुद्रों के समीप होने के कारण यहाँ तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता, जो तापांतर है वो कम मिलता है। यही कारण है बच्चों कि भारत में यदि तापमान की स्थिति देखें तो अक्षांशीय स्थिति के बजाय तटीय स्थिति से कितनी दूरी है यह ज़्यादा निर्णायक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मानचित्र में देख सकते हैं बच्चों कि भारत में जनवरी के महीने में जो तापमान है वो किस प्रकार से रहता है उसकी स्थिति हम यहाँ पर देखते हैं, और समताप रेखाओं के द्वारा हम इसे दर्शा सकते हैं कि विभिन्न समताप रेखाओं की जो स्थिति है वो किस प्रकार से दिखाई देती है। हम यदि उत्तर से बात करें बच्चों तो यहाँ 10 डिग्री की रेखा जा रही है, 10 डिग्री की समताप रेखा यहाँ से गुजर रही है, और यह लगभग हम यदि बात करें तो हिमालय के समानांतर स्थित होती है। हिमालय के समानांतर होने का कारण क्या है बच्चों? क्योंकि जनवरी का महीना है। कौन सा महीना है? जनवरी का, अर्थात अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक तापमान में गिरावट इस समय देखने को मिलती है। साथ ही एक चीज और जो प्रभावित करती है वो है इस हिमालय से आने वाली बर्फीली हवाएं। जो बर्फीली जो हवाएं हैं वो मैदानी भागों में आती है, और इस वजह से यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में हिमपात होता है हिमालयी क्षेत्रों में, और इस वजह से यहाँ का जो क्षेत्र है वो तापमान कम प्राप्त करता है।
0 डिग्री के आसपास यहाँ तापमान इन क्षेत्रों में भी मिल जाता है। तो यहाँ की जो समताप रेखा है जनवरी की, वो 10 डिग्री की जो समताप रेखा यहाँ से निकली, और इसके दक्षिण में यदि हम बात करें तो 15 डिग्री की समताप रेखा इसके समानांतर, यहां पर यदि हम पूर्वी हिस्से की बात करें तो इसके समानांतर निकलती है, लेकिन यदि पश्चिमी क्षेत्र में देखें तो इनमें काफी अंतर देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो मैदानी भाग है यहां पर इसको प्रभावित करता है। इसके बाद और यदि हम बात करें बच्चों तो यहां 15 डिग्री की समताप रेखा, यहां पर विशेष रूप से मेघालय जो क्षेत्र है यहां पर 15 डिग्री की समताप रेखा, ठीक है, यहां पर यह भी इसकी इंपोर्टेंस है। इसके बाद हम देखें तो मध्य भारत से यदि हम बात करें तो 20 डिग्री की समताप रेखा यहां से निकलती है, जो कि मध्य भारत से निकलती है। जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं बच्चों, ये देखने वाली बात है, जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं जनवरी महीने की समताप रेखा में वृद्धि हो रही है, अर्थात तापमान में वृद्धि होती हुई हमें दिखाई दे रही है। इसका कारण क्या है बच्चों? इसका मुख्यतः यदि हम कारण देखें तो एक तो अक्षांशीय स्थिति, ठीक है, जैसे जैसे हम दक्षिण में जा रहे हैं वैसे वैसे विषुवत रेखा के समीप जा रहे हैं, इसलिए तापमान में वृद्धि होगी। और दूसरा सबसे प्रमुख कारण है वो है कि ये जो समुद्रीय स्थिति है, जो जल की स्थिति है, इन समुद्र की महाद्वीपीय जो स्थिति, अर्थात महाद्वीपों के अंदर विषम जलवायु होगी, ठीक है, वो महाद्वीपीयता का प्रमाण वहां पर दिखाई देगा, लेकिन जो समुद्री तटीय जो स्थिति है उसमें समकारी प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। इस वजह से यहां पर तापमान में अधिकता देखी जाती है। इसी के साथ में हम देख सकते हैं बच्चों कि यहां पर इसके मध्य में भी 20 डिग्री का टेम्परेचर की जो समताप रेखा है यहां पर उपस्थित होगी। पश्चिमी घाट के समानांतर होती हुई यह जो रेखा है यह 25 डिग्री की समताप रेखा यहां पर दिखाई दे रही है। पश्चिमी घाट से होती हुई दक्षिण में केरल और कन्याकुमारी और साथ में तमिलनाडु का जो कुछ हिस्सा इसमें शामिल किया जाता है। बीच में कुछ वृत्ताकार समताप रेखाएं भी हमें दिखाई देती है 20-20 डिग्री सेल्सियस की, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भारत का जो तापमान है, विशेष रूप से जनवरी महीने का जो तापमान है, उसमें किस तरीके से समताप रेखाएं उपस्थित होती है। तो यहां पर एक प्रारूप देखने को मिला बच्चों हमें। वो क्या प्रारूप देखने को मिला कि जैसे जैसे हिमालय से दूरी, ठीक है, हिमालय से दूरी होती गई, दूसरा जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर गए, भूमध्य रेखा की ओर गए, वहां से तापमान में वृद्धि देखी गई। तीसरा प्रभाव क्या है कि ये जो समुद्री स्थिति है उसके समकारी प्रभाव के रूप में भी हमें यहां पर तापमान में एक अलग स्थिति देखी गई। इसलिए पूरे भारत को हम एक ही तापमान में आबद्ध नहीं कर सकते। इस समय अलग अलग क्षेत्र का तापमान अलग अलग दिखाई देता है। तो जनवरी के महीने में भी 25 डिग्री से अधिक तापमान होता है, ठीक है। और यही कारण है कि इन तटीय स्थितियों में, विशेष रूप से प्रायद्वीप में बच्चों की सर्दियां बहुत ज्यादा सर्दी नहीं दिखाती, बहुत ज्यादा ठंड यहां पर नहीं पड़ती, ठीक है। और जो केवल उत्तरी भारत, विशेष रूप से जो मैदानी भाग है या फिर उत्तरी ये पहाड़ी जो क्षेत्र है, वहीं पर ही ज्यादा ठंड का अनुभव होता है, ठीक है। यहां पर हमने इस चीज को देखा। रात्रि का तापमान काफी कम हो जाता है, जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। रात्रि में और भी ज्यादा तापमान नीचे हो सकता है। इस ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य रूप से 3 कारण है। हमने देखा बच्चों अभी मानचित्र में देखा था कि उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ती है। उसके प्रमुख कारण कौन कौन से देखते हैं। पहला है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। तो समुद्र के समकारी प्रभाव, अब बच्चों समुद्र के समकारी प्रभाव क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। कि हम जानते हैं कि स्थल और जल दोनों की जो स्थिति है तापमान प्राप्त करने में अलग अलग होती है। अर्थात जो जल होता है वो देरी से ठंडा होता है और देरी से ही गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा और धीरे धीरे गर्म होता है। जबकि स्थल जो भाग होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। तो यहां पर इसकी स्थिति होने के कारण जो समुद्रीय जो क्षेत्र होते हैं, अर्थात जहां पर अधिक मात्रा में जल उपस्थित होता है, वहां पर ना तो अधिक ठंड पड़ती है बच्चों, ना ही अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है। इस वजह से इसे कहते हैं समुद्र का समकारी प्रभाव होना। तो ये जो क्षेत्र है
ये जो उत्तरी भारत के जो क्षेत्र है बच्चों, ये समुद्र से काफ़ी दूर है, इसलिए समुद्र का समकारी प्रभाव यहाँ पर नहीं दिखाई देता और महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं, जो कि विषम प्रकार की जलवायु को दर्शाते हैं। यहाँ पर तापांतर भी ज़्यादा पाया जाता है इस महाद्वीपीय स्थिति में। दूसरा है बच्चों, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उत्तरी भारत के समीप ही हिमालय की स्थिति है, ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वहां पर भयंकर हिमपात होते हैं। सर्दियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में वहां पर हिमपात होता है और इस हिमपात के कारण भी शीत ऋतु में ठंडी लहर, ठीक है, वहां पर चलती है। शीतलहर वहां पर चलती है, ठंडी लहर वहां पर चलती है। तीसरा है, फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की जो ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीतलहर ला देती है। ऐसे अवसरों पर देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाला व कोहरा भी पड़ जाता है। कैस्पियन सागर, ठीक है, वहां से आती हुई जो मध्य एशिया और कैस्पियन सागर, तुर्कमेनिस्तान आदि से मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं, वो भी उत्तर भारत के जो तापमान को गिराने में सहायता प्रदान करती है। तो इस प्रकार से प्रमुख कारण हुए उत्तरी भारत में तापमान को कम पाए जाने के कारण। बच्चों, यदि आप भी अनुभव करना, यदि कभी सर्दियों में भारत के तटीय जो क्षेत्र है, तटीय जो शहर है, वहां जाने का यदि आपको मौका मिले बच्चों, तो आप देखोगे कि यदि उत्तरी भारत में हम यहाँ पर रजाइयों का उपयोग करते हैं सर्दियों में ओढ़ने के लिए, विशेष रूप से रात में, और जबकि तटीय स्थिति के जो शहर है, जो क्षेत्र है, वहाँ पर इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि ठंड कम पड़ती है, सर्दी वहाँ पर कम पड़ती है, तापमान ज़्यादा वहाँ पर होता है तटीय क्षेत्रों में और प्रायद्वीपीय भागों में। प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती। जो प्रायद्वीपीय जो भारत की यदि हम बात करें, वहाँ पर शीत ऋतु होती ही नहीं है, विशेष रूप से यहाँ पर होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम जानते हैं, एक तो समकारी प्रभाव है, दूसरा वो भूमध्य रेखा के समीप भी स्थित है। इस वजह से तटीय भागों में समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव वहां पर आता है। बहुत कम बदलाव वहां पर देखने को मिलता है प्रायद्वीपीय भारत में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका उदाहरण। तिरुवनंतपुरम में जनवरी का माध्य अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब ये देखने वाली बात है बच्चों, तिरुवनंतपुरम जो है, जो कि कहां पर है, केरल में है। तो केरल में तिरुवनंतपुरम में जनवरी का, आप ताज्जुब करोगे बच्चों, जनवरी का जो तापमान है, अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये सोचने वाली बात है। जबकि जून में यह 29.5 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, अर्थात जून में कम पाया जाता है और जनवरी में अधिकतम जो तापमान है वो अधिक पाया जाता है। उल्टा मामला हो गया है यहां पर। लेकिन इसका कारण क्या है? कारण वही है जो हमने अभी बताए थे। एक तो समुद्र का समकारी प्रभाव, दूसरा भूमध्य रेखा से नजदीकी। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि पहाड़ियां ऊंचाई पर है और हम जानते हैं कि धरातल से जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान में कमी आती जाती है। तो इस कारण से, साथ ही यह तटीय स्थिति पर भी है। ठीक, तो इस वजह से यहां अपेक्षाकृत तापमान कम पाया जाता है। अब अगला है हमारा, सर्दियों में, शीत ऋतु में वायु दाब तथा पवनें किस प्रकार की भारत में पाई जाती है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो वायु दाब और पवनों की यदि हम स्थिति की बात करें बच्चों, तो सर्दियों में सूर्य सीधा कहां चमकता है, अर्थात ये जो लंबवत है सूर्य चमकता है, वो कहां चमकता है? मकर रेखा पर। ये तो हम जानते ही बच्चों। दोबारा से देख लेते हैं कि सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना। सूर्य यहां पर, यह भूमध्य रेखा है बच्चों, यह कर्क रेखा है और यह मकर रेखा है, यह हम सब जानते हैं। तो सूर्य जो लंबवत चमकता है वो कर्क से मकर के मध्य ही चमकता है लंबवत रूप से। अब इनकी स्थिति किस प्रकार से होती है बच्चों, कि सबसे पहले 21 मार्च को सूर्य चमकता है सीधा भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च के दिन सूर्य जो चमकेगा वो भूमध्य रेखा पर चमकेगा। दूसरा होता है 21 जून। मार्च के बाद में धीरे धीरे जो सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो उत्तर की ओर सरकती हुई जाएगी। इसे कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना। सूर्य का उत्तरायण होना यहां पर होता है। ठीक है, और वो 21 जून के दिन कर्क रेखा पर सीधी चमकेगी। इसके पश्चात
धीरे धीरे उसका दक्षिणायन होना स्टार्ट होता है और 23 सितंबर बच्चों 23 सितंबर जो होता है उस दिन वापस से भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा। और उसके पश्चात हम देखें तो 22 दिसंबर, यदि 22 दिसंबर की बात करें तो बच्चों वो मकर रेखा पर सीधा चमकेगा। इस प्रकार से सूर्य का उत्तरायण होना और दक्षिणायन होना, इसमें परिवर्तन जो होता है, इन्हीं कारणों से बच्चों, इन्हीं कारणों से ही पृथ्वी पर विभिन्न ऋतुएं आती है। सर्दी और गर्मी, सर्दी और गर्मियों का जो चक्र है वो चलता रहता है। यहां देखने वाली बात है बच्चों, सूर्य वास्तविक रूप से सूर्य ऊपर और नीचे, उत्तर और दक्षिण नहीं आता, ये पृथ्वी की जो अपनी स्थिति है उसकी वजह से आता है। ऐसा हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो दिसंबर के अंत तक अर्थात 22 दिसंबर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। और जबकि भारत की स्थिति क्या है, भारत के मध्य में से कर्क रेखा निकलती है। ठीक है, तो भारत कर्क रेखा पर स्थित है, इस वजह से यहां दिसंबर के महीने में अर्थात दिसंबर जनवरी के महीने में यहां पर सर्दियां पड़ती है और उन्हीं दिनों यहां मकर रेखा पर स्थित जो क्षेत्र है वहां पर गर्मियां पड़ती है। जबकि जून जुलाई के महीनों में बच्चों हमारे यहां इस क्षेत्र में गर्मियां पड़ती है और उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियां पड़ती है। यह पृथ्वी की स्थिति और घूर्णन के अनुसार कार्य करता है। इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकसित होना है और दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता। बच्चों हम जानते हैं कि तापमान यदि कम होगा, इस समय दिसंबर के महीने में यदि तापमान कम होगा तो दाब कैसा होगा, उच्च प्रकार का होगा। और उच्च दाब की स्थिति यहां पर विशेष रूप से उत्तरी भारत में एक क्षीण उच्च वायुदाब का निर्माण होगा। लेकिन बच्चों हम ये भी जानते हैं कि दक्षिणी भारत में तापमान में इतनी गिरावट नहीं आती जितनी उत्तरी भारत में आती है। इस वजह से यहां पर जो उच्च वायुदाब का निर्माण होगा वो यहां पर उतना ज्यादा विकसित नहीं हो पाएगा। यह चीजें हम जानते हैं। 1019 मिलीबार तथा 1013 मिलीबार की संभार रेखाएं, ठीक है, संभार जो रेखाएं हैं वो उत्तर पश्चिमी भारत तथा सुदूर दक्षिण से होकर के निकलती है। तो यहां पर इन दाब में अंतर देखा गया, 1019 मिलीबार और 1013 मिलीबार अर्थात दाब में अंतर देखा गया। और दाब में अंतर होने के कारण ही दाब प्रवणता बल के कारण बच्चों पवनें यहां पर गतिमान होती है, ये हम सब जानते हैं। तो दोनों क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी जो भारत है वहां पर 1019 मिलीबार उच्च दाब की स्थिति देखी गई, जबकि दक्षिण भारत में बच्चों 1013 मिलीबार की स्थिति अर्थात उसके अपेक्षाकृत निम्न दाब की स्थिति देखी गई। और यही कारण है बच्चों, यही कारण है कि उत्तर पश्चिम भारत से दक्षिण भारत में क्या पवनें चलेगी। हम आगे मानचित्र में भी इसको देखेंगे। परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना आरंभ कर देगी। ठीक है, कम दाब प्रवणता के कारण 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से मंद गति की पवनें चलेगी। दाब प्रवणता कम है, यहां पर बहुत कम दाब प्रवणता है, दाबों में जो अंतर है वो कम है। इस वजह से जो पवनें चलेगी बच्चों वो भी क्या चलेगी, कम चलेगी, मंद गति से चलेगी। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यहां उत्तर पश्चिमी जो भारत है, उस उत्तर पश्चिमी भारत में यहां पर हम देख सकते हैं बच्चों 1019 मिलीबार की संभार रेखा उपस्थित है। उसके पश्चात और दूरी पर जाते हैं तो ये 1018 की है बच्चों, ये 1018 की समदाब रेखा है। ठीक है, उसके पश्चात 1017 की है ये, और यहां पर ये 1018 की, इसी प्रकार 1016 की बच्चों, और ये समुद्र में स्थित इस तरीके से जाती है। इस तरीके से बच्चों यहां पर 1015 की बात करें, फिर 1014 की यदि हम बात करें, ठीक है, और यहां पर आते आते बच्चों, यहां पर आते आते हम यदि हम बात करें तो 1013 की समदाब रेखाएं यहां पर पाई जाती है। अर्थात 1019 की सर्वाधिक दाब, उच्च दाब यहां पर पाया जाता है उत्तर पश्चिमी भारत में। ठीक है, और यदि हम बात करें दक्षिण में, यहां कन्याकुमारी का जो क्षेत्र है बच्चों, यहां पर यदि हम बात करें तो यहां पर सबसे न्यून दाब यहां पर पाया जाता है 1013 मिलीबार का। तो
हम जानते हैं दाब प्रवणता नियम के अनुसार उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलती है। यही कारण है यहां पर तीर के निशान हम देख रहे हैं बच्चों, तीर के निशानों के द्वारा हमें दिखाई दे रहा है कि किधर की तरफ वायु चलेगी, किधर की तरफ यहां पर पवनें चलेगी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इनकी दिशाएं इस प्रकार से है, इनकी दिशाएं इस प्रकार से पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि उच्च दाब से पवनें चलती हैं। तो विभिन्न प्रकार की यहां पर दिशाएं हमने देखी, ठीक। अब यहां पर बच्चों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की यहां पर पवनों का निर्माण होगा और उनकी दिशाएं भी यहां पर अलग अलग क्षेत्रों में होगी, और यह संपूर्ण निर्भर करेगा कि उस क्षेत्र का तापमान कितना है। यदि और कम तापमान होगा तो और अधिक उच्च वायुदाब बनेगा, और उच्च वायुदाब बनेगा तो और तेजी से या और विभिन्न दिशाओं में इसका पवनों का गति देखी जाएगी, ठीक है बच्चों। मोटे तौर पर क्षेत्र की भूआकृति भी पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। जो क्षेत्र की जो भूआकृति है वो भी पवनों की दिशा को प्रभावित करती है कि वहां पर पश्चिमी घाट में स्थित उनकी पर्वतों की स्थिति है या फिर वो समतल मैदान है आदि जो भूआकृतियां है वो भी इन पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। गंगा घाटी में इनकी दिशा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी होती है और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा उत्तरी हो जाती है। तो गंगा घाटी में इनकी दिशा पश्चिमी और उत्तर पश्चिम देखी गई है। तो यहाँ पर पश्चिम से आ रही है, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि पश्चिम से आ रही है और उत्तर पश्चिम से इस प्रकार से आ रही है। तो इनकी स्थिति हम यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग। उसी प्रकार से गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा उत्तरी हो जाती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वो उत्तर से आती हुई हमें दिखाई देती है, ठीक। यहाँ पर इनकी स्थिति उत्तर से आती हुई, जैसे कि यहाँ पर उत्तर से आ रही है, इनकी स्थिति इस प्रकार से दिखाई देती है। भूआकृति के प्रभाव से मुक्त इन पवनों की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर पर उत्तर पूर्वी हो जाती है। अब बंगाल की खाड़ी में बच्चों यहाँ पर इनकी स्थिति देखें तो उत्तर पूर्वी इनकी दिशा यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यहाँ पर भूआकृतिक प्रभाव नगण्य है, समुद्र है, बंगाल की खाड़ी में समुद्र है, इस वजह से इनकी जो दिशा है उत्तर पूर्वी दिशा हमें दिखाई देती है, ये हमें दिखाई दे रही है और ये बिल्कुल सही दिशा है भूआकृतियों से प्रभावित हुए बिना। यहाँ पर भूआकृतियाँ नहीं है, इस वजह से यहाँ पर सीधी रूप से उत्तर पूर्व दिशा में यह गमन करेगी। सर्दियों में भारत का मौसम सुहावना होता है, फिर भी यह सुहावना मौसम कभी कभार हल्के चक्रवाती अवदाबों से बाधित हो जाता है। यहाँ पर सर्दियों में बात करें बच्चों तो इस समय यहाँ का जो मौसम है वो सुहावना होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कभी कभी चक्रवातीय स्थिति देखी जाती है, चक्रवातीय अवदाब से बाधित रहता है। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात, बच्चों हमने इसी चैप्टर के पहले भाग में पश्चिमी विक्षोभ के बारे में अच्छे से अध्ययन किया था। तो पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं, भूमध्य सागर से यहाँ तक आते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति भी इन सर्दियों के मौसम में भारत में देखी जाती है और इन वजह से ही भारत में विशेष रूप से उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में वर्षा होती है और पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात देखा जाता है। किसके वजह से? पश्चिमी विक्षोभ के वजह से। बच्चों मार्ग में उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय इन चक्रवातों की आर्द्रता में संवर्धन हो जाता है, जिससे कि ये वर्षा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कैस्पियन सागर और ईरान की खाड़ी से गुजरते समय ये जो चक्रवात है, पश्चिमी विक्षोभ है, इनमें आर्द्रता बढ़ जाती है और आर्द्रता बढ़ने के कारण भारत में आकर के यहाँ मैदानी भागों में तो वर्षा, मैदानी भागों में तो बच्चों वर्षा और पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात करते हैं। और ये जो होने वाली जो वर्षा है ये बहुत लाभदायक होती है, विशेष रूप से रबी की फसल में गेहूं के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। वर्षा की यदि हम बात करें बच्चों यहाँ पर, तो शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती। सर्दियों में ये जो पवनें हैं यह स्थल से चलती है, ठीक है, स्थल से चल रही है बच्चों, इस वजह से यहां पर आर्द्रता नहीं होगी और आर्द्रता यदि नहीं होगी तो वर्षा भी नहीं होगी, क्योंकि एक तो इनमें नमी केवल नाम मात्र की होती है, दूसरे स्थल पर घर्षण के कारण इन पवनों का तापमान बढ़ जाता है और तापमान यदि बढ़ जाता है तो वर्षा
वहां पर नहीं कर पाएगा। वर्षा की आवश्यक जो शर्तें हैं वो दूसरी पुस्तक में हम वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन पवनों का तापमान बढ़ जाता है जिससे वर्षा होने की संभावना निरस्त हो जाती है। एक तो वो शुष्क है, ठीक है, नमी नहीं है उनमें, आर्द्रता नहीं है। दूसरा, उनका तापमान भी बढ़ जाता है। जब घर्षण के कारण उनका तापमान बढ़ जाता है, जिस वजह से भी वर्षा नहीं हो पाती है। अतः शीत ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती। अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। मुख्य रूप से यदि हम बात करें बच्चों, तो पूरे भारत में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में वर्षा होती है। जैसे कि हमने अभी देखा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ मात्रा में उत्तरी भारत के मैदानों में और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा देखी जाती है। साथ ही लौटता हुआ जो मानसून है, उससे बंगाल की खाड़ी से कुछ आर्द्रता प्राप्त करने के पश्चात कोरोमंडल में अर्थात तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में वर्षा करता है लौटता हुआ मानसून। इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी वर्षा के अलावा मुख्य रूप से वर्षा नहीं होती है। तो उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाले कुछ क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा कर देते हैं। हमने बताया अभी पश्चिमी विक्षोभ के रूप में यहाँ पर कुछ वर्षा हो सकती है। कम मात्रा में होते भी यह शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए उपयोगी होते हैं। लघु हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। जो लघु हिमालय है और साथ में शिवालिक जो हिमालय है, वहां पर यह हिमपात के रूप में होती है, लेकिन मैदानी भागों में यह वर्षा के रूप में हमें प्राप्त होती है और यह रबी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यह वही हिम है, ये जो हिमपात के जो रूप में वर्षा हुई, ये वही हिम है जो गर्मियों के महीनों में हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। तो यहाँ पर जब हिमपात होगा, कब होगा बच्चों? सर्दियों में जो पर्वतीय क्षेत्रों में जब हिमपात होगा, वही हिम के रूप में इकट्ठा हो जाएगा और गर्मियों में पिघल करके नदियों के प्रवाह के रूप में हमें दिखाई देता है। वर्षा की मात्रा मैदानों में पश्चिम से पूर्व की ओर तथा पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, क्योंकि वो पश्चिम से आ रहे हैं बच्चों। वो चक्रवात जो है वो पश्चिम से आ रहे हैं, इसलिए वर्षा की मात्रा देखें तो पश्चिम से पूर्व की ओर घटती हुई जाती है। उसी प्रकार से यदि हिमपात को देखें तो उत्तर से दक्षिण की ओर घटती हुई इनकी स्थिति देखने को मिलती है। दिल्ली में सर्दियों की औसत वर्षा 53 मिलीमीटर की होती है। पंजाब, बिहार के बीच में यह वर्षा 18 से 25 मिलीमीटर के बीच रहती है। कभी कभी देश के मध्य भागों एवं दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी भागों में भी कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है। मध्य भाग और दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी भागों में भी कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है स्थानीय कारकों के प्रभाव से। जाड़े के महीनों में भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में स्थित अरुणाचल प्रदेश तथा असम में भी 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है कभी कभार। ठीक है, अब बात करें उत्तर पूर्वी मानसून पवने। उत्तर पूर्वी जो मानसून पवने हैं, जिसे हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं अर्थात मानसून का निवर्तन कहते हैं, उसके द्वारा अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती है और तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा करती है। तो लौटता हुए मानसून से वर्षा अमूमन तौर पर नहीं होती है, लेकिन कुछ मात्रा में दक्षिणी भारत के कुछ क्षेत्र में लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता प्राप्त कर लेता है और बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता प्राप्त करने के पश्चात यहाँ स्थलीय भागों में वर्षा कर देता है। इस चित्र के द्वारा भी हम इसको समझ सकते हैं कि बच्चों ये लौटता हुआ जो मानसून है, ये लौटता हुआ जो मानसून है उत्तर पूर्वी, जिसे मानसूनी पवने हमने कहा, यहाँ कैसा रहेगा? सर्दियों में दाब कैसा रहेगा? उच्च रहेगा। उच्च दाब के वजह से ये पवने इस दिशा में चलेगी और यहाँ पर दाब क्या है? निम्न रहेगा और इनकी दिशा इस प्रकार से पाई गई है। ठीक है, ये ही पवने यहाँ बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करेगी ये पवने और वापस जाती हुई इस क्षेत्रों में वर्षा करेगी। भारत के जो दक्षिणी भारत के जो क्षेत्र है यहाँ पर ये वर्षा करेगी। शीत ऋतु में भारतीय मानसून की स्थिति हम यहाँ पर जिसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं, उसके कारण कुछ मात्रा में यहाँ पर वर्षा हो सकती है, जिसकी स्थिति हम यहाँ पर देखते हैं। और तापमान क्या है? कम है, तो दाब कैसा होगा? यहाँ पर उच्च प्रकार का होगा। अब अगला है बच्चों ग्रीष्म ऋतु। हमने शीत ऋतु पढ़ा, इसमें तापमान, वर्षा, दाब, पवने
आदि चीजों को हमने यहां पर देखा। उसी प्रकार से हम ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार की चीजें यहां पर होगी। तापमान की यदि हम बात करें बच्चों, तो हम जानते हैं ग्रीष्म ऋतु का जो महीना है मुख्य रूप से मार्च में स्टार्ट होता है। तो मार्च में जब स्टार्ट होता है तो तापमान में बढ़ोतरी देखी जाती है। अब तापमान में बढ़ोतरी क्यों देखी जाती है बच्चों? हमने अभी बताया था कि सूर्य के उत्तरायण होने के कारण मार्च में, विशेष रूप से 21 मार्च को वो विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है और उसके पश्चात और ज्यादा ऊपर की ओर आने लगता है और 21 जून को तो वो कर्क रेखा पर सीधा अर्थात लंबवत रूप से चमकता है। तो मार्च के महीने में धीरे धीरे गर्मियां स्टार्ट होती है, तापमान बढ़ना स्टार्ट होता है। तो मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है, जैसा कि हम जानते हैं। और अप्रैल, मई और जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु देखी जाती है। मार्च में धीरे धीरे ऊपर बढ़ा और अप्रैल, मई, जून तक वो अपनी मैक्सिमम स्थिति प्राप्त कर लेता है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। जो अधिकांश भाग हैं उसमें 30-32 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर पाया जाता है। मार्च में दक्कन पठार पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में यह तापमान 38 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तापमान यहाँ पर मिलता है। मई में ताप की यह पेटी और अधिक उत्तर की खिसक जाती है, जिससे देश के उत्तर पश्चिमी भागों में 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान का होना असामान्य बात नहीं है। अर्थात यहां पर सामान्य रूप से 48 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है उत्तर पश्चिमी भागों में। बच्चों बहुत ज्यादा तापमान है और ये जब तापमान ज्यादा होगा तो दाब कैसा होगा? दाब निम्न प्रकार का यहां पर देखा जाएगा। ठीक है बच्चों, इस मानचित्र में भी हम इसे देख सकते हैं। बच्चों जुलाई का तो जो तापमान है, जुलाई का जो तापमान है उसकी समताप रेखाओं को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग समताप रेखाएं मिलती है। हम यदि उत्तर से बात करें बच्चों, तो उत्तर से यह 20 डिग्री की समताप रेखा यहाँ पर मिलती है। यह 20 डिग्री की समताप रेखा हमें प्राप्त हुई। उसके पश्चात दक्षिण में 25 डिग्री की समताप रेखाएं, जो दोनों समानांतर रूप से हिमालय के समानांतर रूप से पाई जाती है। अब हिमालय में बच्चों ऊंचाई अधिक है, ठीक है, साथ ही यहाँ पर हिमपेटिया, हिम क्षेत्र पाए जाते हैं, इस वजह से यह तापमान कम प्राप्त होता है। और यदि हम दक्षिण में जाएं तो 30 डिग्री की ये समताप रेखा हमें इस प्रकार से प्राप्त होती है, 30 डिग्री की। ठीक है, इसके बाद यदि हम और दक्षिण में जाए बच्चों, तो यहाँ पर ये वापस 30 डिग्री की समताप रेखा, इसके पश्चात यहाँ 25 डिग्री की समताप रेखा और इसके मध्य में यहाँ 20 डिग्री की समताप रेखा पाई जाती है। तो समताप रेखाओं की इस स्थिति को से हम देख सकते हैं कि उत्तरी भारत में यहाँ पर विशेष रूप से हिमालय के क्षेत्रों में यहाँ पर तापमान कम पाया जाता है गर्मियों में। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र हिमालय से सटा हुआ है और ऊंचाई पर स्थित जो हिमालय की जो चोटियाँ है, यह हिमालयी जो क्षेत्र है, वहाँ पर तापमान कम मिलता है। साथ ही यहाँ पर हिम के क्षेत्र भी पाए जाते हैं, इस वजह से यहाँ तापमान अपेक्षाकृत कम मिलता है। जबकि उत्तर पश्चिम जो भारत का ये जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यह इस क्षेत्र की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 30 डिग्री से अधिक टेम्परेचर होना आम बात है। ठीक है, और इसके अलावा यदि हम बात करें तो जैसे जैसे हम दक्षिण भारत की ओर जाते जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी देखी जाती है। तो दक्षिणी भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है तथा उत्तरी भारत जैसी प्रखर नहीं होती। ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि उत्तरी भारत में सर्दियां भी ज्यादा पड़ती है और गर्मियां भी ज्यादा पड़ती है। समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु अधिक नहीं पड़ती। दक्षिणी भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तरी भारत में प्रचलित तापमानों से नीचे रखती है। अतः दक्षिण में तापमान 26 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। तो दक्षिण में बहुत ज़्यादा तापमान नहीं होता, 26 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। जबकि उत्तरी भारत की यदि हम बात करें, विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों की यदि हम बात करें बच्चों, तो बहुत अधिक तापमान इन क्षेत्रों में 50 डिग्री 52 डिग्री तक टेम्परेचर भी मैक्सिमम देखा गया है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है, लेकिन पश्चिमी घाट की पहाड़ियां जो कि काफी ऊंचाई पर है, यहां तापमान 25 डिग्री तक भी पाया जाता है। और तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली रहती है।
जो प्रमाणित करती है कि तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर न बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। यह है मैंने बच्चों बताया कि जो तापमान में यह अंतर जो देखा गया है, यह समुद्र के समकारी प्रभाव का यहां पर अधिक प्रभाव देखा गया है। जो समकारी प्रभाव अर्थात तट से जितना अंदर हम जाएंगे उतना अधिक तापमान हमें देखने को गर्मियों में देखने को मिलेगा। तो यहां पर अक्षांशीय स्थिति तो है ही, अक्षांशीय स्थिति तो बच्चों है ही, इसके अलावा जो सामुद्रिक रूप से तटीय जो स्थिति है वो भी यहां पर प्रमुख रूप से जिम्मेदार होगी। गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफी ऊंचा रहता है और यह 26 डिग्री सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे जाता हो। तो गर्मियों में यहां पर औसत जो दैनिक तापमान भी काफी ऊंचा रहता है और ये 26 डिग्री सेल्सियस से कम नीचे नहीं जाता। अब बात करते हैं वायुदाब और पवनें। देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। तापमान अधिक होगा तो वायुदाब क्या होगा? निम्न होगा। और यही कारण है कि वायुदाब निम्न होने के कारण नीचे से ऊपर की ओर पवनें चलती है। ठीक है, तो उपमहाद्वीप के गर्म हो जाने के कारण जुलाई में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र अर्थात ITCZ उत्तर की ओर खिसककर लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाते हैं। यह मानसून के दौरान हमने पढ़ा था कि गर्मियों में ITCZ सूर्य के उत्तरायण होने के कारण ITCZ भी उत्तर की ओर खिसक जाता है और लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आ जाता है। और मोटे तौर पर यह निम्न दाब की लंबाईमान मानसून द्रोणी उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल से पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक विस्तृत हो जाती है। जो ITCZ की जो स्थिति है हमने उस मानसून में भी पढ़ा था बच्चों कि यह जो मानसून, जिसे हमने दूसरा नाम क्या देते हैं, ITCZ का नाम ही मानसून द्रोणी है। ठीक है, इस नाम से कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। तो जो मानसून द्रोणी है अर्थात जो ITCZ है, इसकी जो स्थिति है वो उत्तर की ओर खिसक जाती है, जो कि बच्चों थार के मरुस्थल से पूर्व की ओर होती है और दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक इसकी विस्तृत स्थिति देखी जाती है। तो यहां इसकी स्थिति 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक हम देखने को मिलता है। यहां पर बच्चों हम देख सकते हैं कि दबाव और सतही पवनें यहां पर किस प्रकार से मिलेगी। जुलाई के महीने में, जुलाई अर्थात ग्रीष्म ऋतु के समय यहां पर जो दाब की स्थिति, यहां पर निम्न दाब, सर्वाधिक रूप से निम्न दाब इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा सर्वाधिक रूप से निम्न दाब, क्योंकि सर्वाधिक तापमान भी यहीं पर ही मिलता है। तो 997 दाब की रेखा, यहां पर 998, 999 बच्चों, ये 999 की, इसके बाद 1000 की, ये 1000 की रेखा, इसके बाद 1001, 1002, 1003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये लगभग 1010 या 1009 की जो समदाब रेखा है बच्चों, ठीक है, वो यहां पर पाई जाती है। ठीक है, यहां पर वो पाई जाती है और इस वजह से बच्चों, इसी वजह से ये देखने वाली बात है। और हम ये जानते हैं कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें गति करती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें गति करती है। और यही कारण है कि पवनों की जो दिशा हम देख रहे हैं बच्चों, पवनों की दिशा इस प्रकार से पाई जाती है, इस प्रकार से पवनों की दिशा हमें प्राप्त होती है। और साथ ही ये इसकी भू आकृति, ये जो धरातल की जो भू आकृति है उसको भी प्रभावित करती है इन पवनों की दिशा के रूप में। और यही कारण है बच्चों कि जब हम प्राप्त करते हैं तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो आता है, यहां से टकरा करके एक भाग इसका बंगाल की खाड़ी में चला जाता है और दूसरा भाग बच्चों यहां अरब सागर में रहता है। और अरब सागर की भी हम बात करें तो एक भाग पश्चिमी घाट की ओर रहता है, अर्थात ये पश्चिम घाट की स्थिति है, यहां पर रहता है बच्चों। दूसरा यहां पर अंदर की ओर चला जाता है जो कि मध्य गंगा के मैदान तक रहता है। और तीसरा भाग यहां गुजरात से होते हुए राजस्थान को पार करते हुए हिमालय की श्रेणियों तक पहुंच जाता है। इस वजह से मोटे मोटे रूप से मानसून की स्थिति भी इस तरीके से देखी गई है। और जबकि बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो यहां पर इस तरीके से एक भाग यहां पर, एक भाग इसके समानांतर चलता है और एक यहां पर इस तरीके से पंजाब तक आ जाता है। इस तरीके से बंगाल की खाड़ी का मानसून और अरब की सागर का मानसून यहां पर पाया जाता है, जो कि गर्मियों में विशेष रूप से हमें प्राप्त होता है। जो कि गर्मियों में अर्थात लगभग हम जानते हैं कि 1 जून को भारत से टकराता है, केरल के तट से 1 जून को ये मानसून टकराता है और उसके पश्चात विभिन्न
समय अंतरालों में पूरे भारत में प्रवेश कर जाता है। यह चीज भी हमने मानसून वाले भाग में पढ़ी थी। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र अर्थात ITCZ की स्थिति पवनों की धरातलीय संचरण को आकर्षित करती है, जिनकी दिशा पश्चिमी तट, पश्चिम बंगाल के तट तथा बांग्लादेश के साथ दक्षिण पश्चिम होती है। ठीक है, यहां पर हम देख सकते हैं कि पश्चिमी तट पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के स्थिति में यहां पर दक्षिण पश्चिम यहां पर होती है, और उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी होती है। तो उत्तरी बंगाल और बिहार में इनकी दिशा पूर्वी और उत्तर पूर्वी देखी जाती है। यहां पर पूर्वी स्थिति यहां पर हमने देखी, ठीक है, या फिर उत्तर पूर्वी हमने इनकी स्थिति देखी। तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग क्षेत्रों में भू आकृतियों के प्रभाव के कारण इनकी जो दिशा है वो भी अलग अलग पाई जाती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की ये धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखा पछुआ पवने हैं। मध्य जून तक इन पवनों का अंतः प्रवेश मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो हमें प्राप्त हो रहा है कि ये धाराएं जो वास्तु की यदि बात करें तो विस्थापित भूमध्य रेखीय पछुआ पवने हैं। ऐसा बताते हैं बच्चों कि जो भूमध्य रेखा के अंदर जो पछुआ पवने चलती है, ठीक है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अर्थात ITCZ के अंदर जो पछुआ पवने चलती है वो यहाँ पर यह है। ऐसा अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने विचारों के बारे में बताया, और ये चीज़ हम मानसून वाले भाग में पढ़ भी चुके हैं। मध्य जून तक इन पवनों का अंत प्रवेश मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है, जो वर्षा ऋतु की बदलाव की स्थिति में आ जाती है। उत्तर पश्चिम में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद लू के नाम से विख्यात शुष्क एवं तप्त हवाएं चलती है, जो कई बार आधी रात तक चलती रहती है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यदि हम राजस्थान और उसके समीप वाले क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर दोपहर के बाद लू की स्थिति देखी जाती है। लगभग 3 बजे 4 बजे अर्थात दोपहर के पश्चात 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक वहां पर लू की स्थिति देखी जाती है, जो कि शुष्क होती है और गर्म हवाएं होती है। एक तरीके से चक्रवातीय अवस्था में यहां पर ये पाई जाती है। अब हम देख सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान हैं जो हमारे भारत में आते हैं और जिनका अलग अलग नाम हम ले सकते हैं। पहला है बच्चों आम्र वर्षा। अब आम्र वर्षा नाम से पता चल रही है आम के रूप में प्राप्त होने वाली वर्षा, यानी कि आम के लिए, आम की फसल के लिए लाभदायक है। तो ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती है, जो केरल व तटीय कर्नाटक में यह एक आम बात है, नॉर्मल सी बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है। आमों को वहाँ उस स्थान पर बच्चों आम की खेती की जाती है और आमों को जल्दी पकने में यह वर्षा सहायता प्रदान करती है, इस वजह से इसे आम्र वर्षा कहते हैं। किन क्षेत्रों में होती है? केरल में और तटीय कर्नाटक में। क्षेत्र इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमें नाम और क्षेत्र याद करने हैं, 1 नंबर का प्रश्न हमारे यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फूलों वाली बौछार। नाम से पता चल रहा है कि फूलों वाली बौछार इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादन क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं और इस वजह से इसे फूलों वाली बौछार कहते हैं। बच्चों यह है जो तूफान है, स्थानीय तूफानों के नाम है जिनसे वर्षा होती है। ठीक है, अगला है काल बैसाखी। नाम से पता चल रहा है कि बैसाख के महीने में आने वाला काल अर्थात बुरी वर्षा इसे मानते हैं। तो असम और पश्चिम बंगाल में यह आती है। वैशाख के महीने में शाम को चलने वाली यह भयंकर विनाशकारी वर्षा युक्त पवने हैं। इनकी कुख्यात प्रवृत्ति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। ठीक है बच्चों, तो कहां पर है काल बैसाखी? कहां? असम और पश्चिम बंगाल में स्थित। कब? वैशाख के महीने में। तो यहां पर इसे काल बैसाखी कहते हैं। और उसके बाद है चाय, पटसन व चावल के लिए पवने अच्छी है और असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा कहते हैं। तो एक छोटा प्रश्न बन सकता है कि बारदोली छीड़ा कहां पर कहा जाता है, या फिर स्थानीय तूफानों में जो प्री मानसून के समय अर्थात गर्मियों में आने वाला जो तूफान है उसे असम में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर आएगा बारदोली छीड़ा। तो यहाँ पर हमें ध्यान करना है। साथ ही इसमें एक बात और है कि चाय, पटसन और चावल के लिए ये जो काल बैसाखी है बच्चों वो काफ़ी फायदेमंद है, अच्छी है। अगला है बच्चों लू।
उत्तरी भारत में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क, गर्म, पीड़ादायक पवनें हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। तो यह उत्तरी भारत में चलती है लू। उत्तरी भारत में चलती है बच्चों पंजाब से बिहार के मध्य तक। समूचा उत्तर भारत इससे प्रभावित होता है और गर्मियों में यह भयंकर रूप से गर्म हवा के रूप में प्रभावित होती है। इसके पश्चात देखते हैं बच्चों कि मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियों का चलना एक आम बात है। यह अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाते हैं। हालांकि बच्चों ये जो लू होती है ये काफ़ी गर्म होती है, लेकिन उसके पश्चात ये जो आंधियाँ इसके पश्चात चलती है वो राहत दिलाते हैं, क्योंकि ये अपने साथ हल्की बारिश और सुखद व शीतल हवाएं लाते हैं। कई बार ये आर्द्रता भरी पवनें द्रोणी की परिधि की ओर आकर्षित होती है, जिससे कुछ मात्रा में आर्द्रता के कारण वर्षा भी हो सकती है। शुष्क एवं आर्द्र वायु संयंत्रों के अचानक संपर्क से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा हो जाते हैं और इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और यहाँ तक कि ओले भी आ जाते हैं। इन क्षेत्रों में यहाँ पर ओले भी आ सकते हैं, क्योंकि तूफानों की स्थिति, चक्रवातीय स्थिति यहाँ पर स्थिति पैदा हो जाती है शुष्क एवं आर्द्र वायु संयंत्रों के अचानक मिलने से। इस तरीके की स्थिति हमने यहाँ पर देखी। इस तरीके से बच्चों आज की क्लास में हमने देखा कि भारत में जो ऋतु परिवर्तन किस प्रकार से हुए, विशेष रूप से गर्मियां और सर्दियां, ग्रीष्म और शीत ऋतु किस प्रकार से आती है। इसके पश्चात अगली क्लास में हम देखेंगे वर्षा ऋतु, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में हमें प्राप्त होती है, और साथ ही जो चौथी प्रकार की जो ऋतु है अर्थात लौटते हुए मानसून के निवर्तन की जो ऋतु है वो किस प्रकार से होगी, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।